नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज के 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आज सुपरस्टार रजनीकांत का 75वां बर्थडे है। रजनीकांत के जन्मदिन के मौके पर फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारी जो सबसे पहली गुड न्यूज है वो है हैप्पी बर्थडे थलाइवा। जी हाँ, आपको बता दें आज दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत का जन्मदिन है। हर साल 12 दिसंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसक विशेष आयोजन और सोशल मीडिया के जरिए जश्न मनाते हैं। इस दिन को केवल एक जन्मदिन के रूप में नहीं बल्कि रजनीकांत की अनमोल फिल्मी विरासत और उनके योगदान को याद करने का अवसर माना जाता है। दरअसल रजनीकांत आज भी अपने अभिनय और व्यक्तित्व के लिए देश भर में श्रद्धा और उत्साह का प्रतीक है। दक्षिण भारत में तो उनके फैंस ने उनका मंदिर भी बनाया हुआ है। तमिलनाडु के मदुरई में रजनीकांत के फैंस ने उनका अभिषेक किया। अनुष्ठान में दूध, दही, पनीर, नारियल पानी का इस्तेमाल किया। ये रजनीकांत के लिए लोगों का प्रेम और उनके प्रति आस्था है। भगवान की तरह उन्हें पूछते हैं लोग। रजनीकांत को प्यार से थलाइवा वो बुलाते हैं, जिसका मतलब लीडर होता है। आज सुपरस्टार रजनीकांत की बर्थडे दिसंबर 12 और हम उनके घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं पोएस गार्डन में। आप देख सकते हैं कि कैसा लगता रजनीकांत और रजनीकांत की बैनर्स वहाँ लगा हुआ है। और आज रजनीकांत की आइकॉनिक फिल्म पड़ैयप्पा की री रिलीज भी हुआ है तमिलनाडु में। और हम देख सकते थे कि फैंस की एंथुजियाज्म किस लेवल पे था। अब पड़ैयप्पा जो आइकॉनिक मूवी है पड़ैयप्पा और नीलांबरी का फेस ऑफ जब थिएटर में प्ले हुआ, सारे फैंस बहुत खुश होकर रजनीकांत के लिए चीयर कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि कैसा सजावट किया है, डेकोरेशंस किया है रजनीकांत के घर के बाहर। तो ये है रजनीकांत के घर में जो सेलिब्रेशन, जो सजावट, जो आप डेकोरेशंस देख सकते हैं। रजनीकांत को आज 75 इयर्स हुआ है और वो सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर आकर 50 इयर्स हुआ है। तो यहाँ ऐसा हो रहा है सेलिब्रेशंस फॉर सुपरस्टार रजनीकांत बर्थ। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों पर, जहां पर बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारे ने सैलानियों के अच्छे दिन ला दिए हैं। नए साल और क्रिसमस के लिए अभी से होटल बुक हो गए हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी हुई है। पहाड़ों पर गिरी बर्फ, मैदानी इलाकों में गुनगुनी धूप। जी हाँ, आपको हम बता दें कि ठंड का मौसम आते ही सैलानियों की लॉटरी मानो लग जाती है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारे इस मौसम को सबसे अलग और खास बना देते हैं। जहां शुरुआत ठंड यानी कि गुलाबी ठंड के साथ चाय की चुस्की लोगों को एक अलग एहसास देती है, वहीं मूंगफली के साथ गुनगुनी धूप सर्दी के मौसम को और भी रंगीन बना देती है। पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी, देश भर में ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर से लेकर दक्षिण के हिल स्टेशन तक सर्द हवाओं ने मौसम खुशनुमा बना दिया है। शहर शहर हर जगह का मौसम एक अंदाज में देखने के लिए मिल रहा है। जहां श्रीनगर में बर्फबारी की ठंडक है तो वहीं उत्तर काशी में कहीं झरने जम गए हैं तो कहीं एकदम सफेद चांदी से झरने की रौनक है। सिक्किम का नजारा एकदम अलग है। सर्द हवाओं के बीच पहाड़ों पर सोने की चमक ने सैलानियों का दिल जीत लिया है। बर्फबारी के बीच सिक्किम में कुदरत के शानदार कलाकृति देखने को मिल रही है। कंचनजंगा पहाड़ की खूबसूरत घाटियां सैलानियों को मोह रही है। वहीं मैदानी इलाकों में पहाड़ों की बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। पारा हर दिन गिर रहा है जिससे ठंड का असर बढ़ रहा है। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो अगर सर्दी की बात करें तो कितनी सर्दी है अभी? सर्दी अभी जो सोच के आए थे उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम बहुत प्लेजेंट है। तो अभी माइनस में चल रहा है? शायद अभी माइनस में नहीं है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। नॉर्थ सिक्किम में सर्दी का मौसम बेहद खूबसूरत होता है। इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त सिक्किम का नजारा कितना भव्य है। प्लेस बहुत ही सुंदर है। यहाँ पहाड़ वादियाँ भी बहुत ही सुंदर है। जो पॉइंट गए वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा देखकर, मतलब कुछ अलग ही प्लेस में आ गए ऐसा लगा। राजस्थान के पहाड़ी इलाके में सर्दी का मौसम एक अलग रंग लेकर आता है। ये तस्वीरें माउंट आबू की हैं, जहां न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया है।
इलाके में सर्दी बढ़ने से स्थानीयोों के चेहरे खिल गए हैं। जहां एक तरफ कारोबार को लेकर खुशी की लहर है, तो वहीं स्थानीयों में गुलाबी सर्दी की चमक भी है। होती है पर बहुत मजा आती है। यहाँ पे जो बर्फ जमती है रोज रोज सुबह सुबह, उसको ऐसे कुरेद के देखने में भी बहुत मजा आती है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानों में ठंड बढ़ना लाजमी है और गुड न्यूज है कि बढ़ती ठंड को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक अलर्ट मोड में है। अयोध्या से लेकर काशी तक पर्यटकों के लिए ठंड से बचाव का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। अयोध्या में पर्यटकों के लिए खास व्यवस्था की गई है। दूर दराज से पहुंच रहे पर्यटकों के लिए प्रशासन की ओर से शेल्टर होम खोले गए हैं ताकि कोई भी खुली सड़कों पर ठंड से न जूझे। बहुत अच्छा व्यवस्था है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हाँ, हम लोग यहाँ शाम को आरती देखने वाले हैं, फिर यहाँ रुकेंगे 2 दिन। इतना अच्छा व्यवस्था है, साफ सुथरा सब कुछ है, अच्छा लगा। ठंड का ऐसा ही असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जैसे सर्दी जोरदार होने लगी है और अपने मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा सर्दी महसूस होती है और ठंड काफी पड़ रही है। इसके लिए अलाव की व्यवस्था नगर पालिका को करना चाहिए ताकि जानवरों को, आदमियों को, सबको ठंड से राहत मिले। दक्षिण भारत के हिल स्टेशन भी कुछ इस तरह गुलाबी ठंड का एहसास करा रहे हैं। तमिलनाडु के ऊटी में थलाईकुंटा का तापमान 2 डिग्री पहुंच गया है, जिससे घास पर पाला, पेड़ों पर धुंध की चादर है और इस बीच लोग राहत के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ठंड और प्रचंड हो सकती है। ऐसे में पहले से सावधान होना बेहद जरूरी है। अभी एक 13 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके प्रभाव से स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में 13, 14, 15 को हाई रीचेस में स्नोफॉल रह सकता है, लो रीचेस में हल्का फुल्का रेनफॉल रह सकता है और ज्वाइनिंग एरिया हिमाचल में भी 14 तारीख को थोड़ा बहुत रेनफॉल स्नोफॉल रह सकता है। और प्लेन्स में सच कोई ऐसा रेनफॉल एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो जो हवाओं का रुख है नॉर्थ वेस्टर्ली की बजाय वो अरेबियन सी से आना थोड़ा स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर्स हैं जो अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं, जो कि अभी कोई कोल्ड वेव नहीं है, उसमें थोड़ा राइजिंग टेंडेंसी देखा जाएगा। फिलहाल सर्दियों की ये शुरुआत है जो ठिठुरन कम और खूबसूरती ज्यादा लिए हुए है। कुछ दिनों में और ठंड बढ़ेगी, लेकिन जब तक मौसम खुशनुमा है तब तक सैलानी इन खूबसूरत हिल स्टेशन का लुत्फ उठा रहे हैं। छतरपुर से लोकेश चौरसिया, माउंट आबू से राहुल त्रिपाठी और दार्जिलिंग से कायस अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ेंगे आगे। रफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह अब नए अवतार में नजर आएंगे। शिवांगी सिंह अब देश के फाइटर पायलटों को प्रशिक्षित करेंगी। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है पहली महिला रफेल पायलट शिवांगी बनी ट्रेनर। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवांगी सिंह अब जल्द ही नई भूमिका में नजर आने वाली हैं। दरअसल शिवांगी को अब देश के प्रीमियर फाइटर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका मिलेगा। शिवांगी पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें रफेल जेट उड़ाने का तजुर्बा हासिल है। शिवांगी पहली बार उड़ान की जगह अब युवाओं को फाइटर जेट उड़ाने की तकनीक के बारे में बताएंगी। शिवांगी को इससे पहले पाकिस्तान ने फेक न्यूज के तहत पकड़े जाने का झूठा दावा किया था। हालांकि पाकिस्तान का दावा झूठा साबित हुआ था। शिवांगी 2017 के कमीशन हुई थी और इसके बाद वो MiG MiG-21 बाइसन को उड़ाया था उन्होंने, और इसके बाद उन्हें अंबाला में रफेल स्क्वाड्रन में ट्रांसफर किया गया था। भारत की पहली महिला रफाल फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह अब एक नया कीर्तिमान गढ़ने वाली हैं। अब रफाल उड़ाने के बाद वो फ्यूचर पायलट्स को ट्रेन करेंगी। जी हां, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह अब एक क्वालिफाइड फाइटर इंस्ट्रक्टर बन चुकी हैं और उनकी जो फोटो वायरल हुई उसने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनको लेकर जो तमाम झूठे दावे किए उनकी पोल तो खोली ही, साथ ही ये भी बता दिया कि भारत जवाब तब देता है जब वो
ज़रूरी समझता है। हाल ही में एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह से जब इस बाबत सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान तमाम तरह के झूठे दावे कर रहा था, लेकिन एयरफोर्स ने ज़रूरी क्यों नहीं समझा इनका जवाब देना, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मनोहर कहानियों का जवाब देना हमारा काम नहीं, हमारा काम है आगे बढ़ते जाना। और स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह ने भी ऐसा ही कुछ किया। हाल ही में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रफाल सॉटी के दौरान भी देखा गया था, और उससे पहले जब उन्होंने अपना क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैज कलेक्ट किया तो वो तस्वीर तेजी से वायरल हुई और उसने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी। यूपी की राजधानी लखनऊ की मेनका सोनी ने अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित रेडमंड सिटी काउंसिल का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली प्रवासी भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान श्रीमद् भगवद गीता हाथ में लेकर शपथ ली है। ऐसे में हमारी आज की चौथी जो गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। अमेरिका की सियासत में भारतीय मूल की महिला, जी हां, आपको बता दें कि आगरा में जन्मी लेकिन लखनऊ में पली बढ़ी मेनका लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन उन्होंने किया। वो करीब 20 वर्षों तक लखनऊ में रही और यहीं से करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने वैश्विक करियर की ओर कदम बढ़ाया और पिछले 30 साल से कॉरपोरेट दुनिया का हिस्सा हैं। मेनका ने माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स, जनरल मोटर्स और टी मोबाइल जैसी शीर्ष कंपनियों में काम किया। रेडमंड शहर को माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक मुख्यालय और अमेरिका के प्रमुख टेक हब के रूप में जाना जाता है। ऐसे में मेनका की जीत भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मेयर एंजेला बर्नी, सिटी काउंसिल के सदस्य और स्थानीय समुदाय के कई नेता शामिल हुए। मेनका की जीत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने चुनाव में अपने 8 वर्ष पुराने सत्तारूढ़ प्रतिद्वंदी को हराकर रेडमंड सिटी काउंसिल में ऐतिहासिक जीत हासिल की। चुनाव नतीजों के बाद सिएटल में भारत के काउंसलर जनरल प्रकाश गुप्ता ने भी उन्हें सम्मानित किया। मिशिगन से जब हम सियाटल शिफ्ट हुए तब मेरे हस्बैंड का माइक्रोसॉफ्ट में जॉब था और मेरा स्टारबक्स में था। तो उसी दौरान में कुछ ऐसी आया कि मेरे को नॉन प्रॉफिट मेरे को स्टार्ट करने की बहुत अंदर से तीव्र इच्छा थी कि बस अभी कुछ करना है। तो वहाँ से स्टार्ट किया। तब हमने वो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम शुरू किया था। तो ये था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारी नॉन प्रॉफिट के अंडर में हुए हैं। मेरा आज इंडिया में भी नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड है और हमारा लखनऊ में ही बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। इनफैक्ट लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के बाद में रोज़ खाना बंटता है, माँ की रसोई के प्रोजेक्ट्स के नाम से चल रहा है हमारा, और दिल्ली में भी चल रहा है इसी प्रोजेक्ट के ऊपर। ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बहुत सारे यहाँ पे भेजे थे जिस समय लोगों को ज़रूरत थी, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। म्यूज़िक टीचर्स जिनकी जॉब्स चली गई थी उनके लिए हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे। तो बहुत सारा काम चलता था और इसकी वजह से एक रिस्पेक्ट अर्न की थी। जो सबसे ज़्यादा अर्न की इस पूरे प्रोसेस में वो था एक रिस्पेक्ट। लोग बहुत सम्मान करते थे और उनको लगता था कि आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कश्मीर में शांति की बयार बह रही है और यही वजह है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे पर घाटी में एक विशेष आयोजन किया गया। इस साल इंटरनेशनल माउंटेन डे पर कश्मीर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी हुई है। वर्ल्ड माउंटेन डे पर घाटी में साइकिल रैली। जहाँ इस साइकिल रैली में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों ने लोगों से माउंटेन को साफ रखने की अपील की और कहा कि पहाड़ हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इसे बचाए रखने के लिए लोगों को पहाड़ों के बारे में जानकारी देना चाहिए। श्रीनगर की सड़कों पर गुरुवार की सुबह उस वक्त हलचल दिखाई दी जब साइकिल सवारों का एक समूह शहर की सड़कों पर उतर पड़ा। दरअसल ये साइकिल सवार जम्मू कश्मीर के टूरिज्म विभाग की तरफ से आयोजित किए गए इंटरनेशनल माउंटेन डे के मौके पर आयोजित किए गए साइकिल रैली में हिस्सा लेने के लिए उतरे थे। टूरिज्म विभाग की तरफ से आयोजित किए जाने वाले इस आयोजन में शामिल होने आए प्रतिनिधि बेहद उत्साहित दिखे। उनका कहना था कि श्रीनगर के टीवीसी हॉल से निशात तक आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर वो खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आज बहुत ही अहम दिन है माउंटेनिंग डे, क्योंकि ये हमारे सबसे अहम है माउंटेन्स, क्योंकि ये कश्मीर में इतने अच्छे हैं कि पूछो ही मत। बस इनको हमें साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है कि थ्रैश नहीं, डस्ट नहीं रखना है, उधर कूड़ा नहीं डालना है उधर। बस यही हमसे गुजारिश है हर एक लड़के जो भी ट्रैकिंग करने जाते हैं, क्योंकि अपने साथ जो भी कूड़ा करकट लेते हैं वो वापस लाए वहाँ से, क्योंकि उनको साफ रखे वहाँ पर।
दरअसल हर साल 11 दिसंबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कश्मीर में इस बार साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली को टूरिज्म विभाग के डायरेक्टर कमर सज्जाद ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इवेंट जो है आज उसका इनेकाद हुआ। हमारे जो तमाम ऑफिसर्स फ्रॉम द टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स हु आर एसोसिएटेड विद द एडवेंचर टूरिज्म, तो वो सारे के सारे यहाँ पे है। बड़ी ही खुश आइंद बात है। एंड वी आर एक्चुअली दिस इज ओनली टू जनरेट द अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक दैट वी शुड हैव इको टूरिज्म। और हमने जो माउंटेन्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन भी करनी है, प्रोटेक्शन भी करनी है, और इट शुड बी इको टूरिज्म शुड बी आवर कैंपेन। एंड अब बात प्रयागराज के अमरूदों की कर लेते हैं, जो कभी इलाहाबादी अमरूद के नाम से मशहूर थे, आज प्रयागराज के अमरूद के नाम से गर्व के साथ पहचाने जाते हैं। और इन अमरूदों के दीवाने आज भी अलग अलग शहरों में कई जगह मौजूद हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो है प्रयागराज के अमरूदों का मौसम आया। जी हाँ, प्रयागराज के बाजारों में इस मौसम में हर साल खरीदारों की भीड़ उमड़ती है। प्रयागराज के इन अमरूदों के दीवाने हर ओर मौजूद हैं। हर साल की तरह इस साल भी इनके खरीदार मौजूद हैं, लेकिन इस बार उत्पाद कम होने से बाजार में इनकी कीमतें चढ़ गई हैं। स्थानीय कारोबारियों के मुताबिक इस बार इलाहाबादी अमरूद 100 से 150 रुपए किलो में बिक रहे हैं। बावजूद इसके प्रयागराज के अमरूदों का बाजार गुलजार है। अब आपको लेकर चलते हैं पौड़ी के खास मेले में, जहां पर 12 साल बाद लगने वाला मौरी मेले का आयोजन किया गया और ढोल नगाड़ों के थाप पर लोग उत्सव मना रहे हैं। हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है। 12 साल बाद पौड़ी में फिर लगा मौरी मेला। जी हाँ, पौड़ी के तमलाग गांव में 12 साल बाद मौरी मेले की शुरुआत हो गई है, जो कि आने वाले 6 महीने तक चलेगा, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य संगीत का संगम लोगों को देखने को मिलने वाला है। उत्तराखंड के कुंभ मेले का आगाज, पौड़ी में 12 साल बाद लगने वाले मौरी मेले की धूम। हर तरफ पारंपरिक अनुष्ठान और लोकगीत की गूंज। पौड़ी में मौरी मेले का आगाज हो गया। 12 साल बाद एक बार फिर से इलाके में प्राचीन परंपरा, आस्था और लोक संस्कृति के रंग बिखर गए हैं। ये वो इलाका है जहां कई गांव के लोग पांडवों को देवताओं के रूप में पूजते हैं। इस गांव में ये मेला करीब 6 महीने तक चलता है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी ग्रामीण शामिल होते हैं। इस मेले की खासियत ये है कि इसमें पांडव नृत्य और कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये 6 महीने में ऐसा होता है, जैसे अभी आज का दिन जो था कि इसका शुभारंभ हो चुका है, और उसके बाद कुछ दिन तक हमारा पांडव नृत्य चलेगा इसमें 1 हफ्ते। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ही टाइम होगा, जनवरी फरवरी फिर दोबारा से स्टार्ट होगा। और जो 13 अप्रैल आएगा, बेखती का दिन होता है, उस टाइम पूरी जनसंख्या हमारा पूरा गौर सिंह जितने भी निवासी हैं सभी लोग देवप्रयाग जाएंगे। वहाँ सारे देवी देवताओं का स्नान होगा। उसके बाद पुनः वापिस आके और ये फिर कंटिन्यू दिन रात का पांडव नृत्य यहाँ पे होगा। मेले की शुरुआत गांव वालों ने कालिदास को मंदिर लाने के साथ की। इसके बाद माता कुंती को न्योता देकर मंदिर तक लाया गया और मडांड के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। सर पांडव जैसे 5 पांडव हैं यहाँ, और सभी देवी देवता सब हर किस्म के अलग अलग किस्म के नाचते हैं यहाँ। जैसे माता हो गई, भैरव हो गई, देवी होगी। ढोल नगाड़ों की धुन के साथ शुरू हुआ ये मेला अगले 6 महीनों तक लोगों में इसी तरह उत्साह, उल्लास और उमंग का संचार करेगा। दरअसल मान्यता है कि वनवास के दौरान पांडव पौड़ी के कुछ गांवों में रुके थे। तब ग्रामीणों ने अपने बेटों की तरह उनका आदर सत्कार किया था। यही वजह है कि माता कुंती ने पौड़ी के तमलाग गांव को ससुराल और कुंडी गांव को मायके की उपाधि दी थी। तब से हर 12 वर्षों में इन दोनों गांवों में पांडवों की स्मृति में मौरी मेला आयोजित किया जाता है। मेला होने की जहाँ तक बात है कि पांडवों से संबंधित मेला है, और ऐसा कहा जाता है कि कभी पांडवों का यहाँ से जाना हुआ था और वो कुछ टाइम के लिए हमारे गांव में ठहरे थे। कितने टाइम के लिए ठहरे थे इसका कोई
पुराना स्रोत तो मिलता नहीं है, लेकिन ठहरे थे ऐसा कहते हैं। तो तब कुंती माता ने इस गांव को सुसराज की उपाधि दी थी, और कुंडी गांव में जब वो गए थे यहाँ से निकल के आगे तो उन्होंने मायके की उपाधि दी थी। तो ये मेला लगभग मुझे ये अंदाजा है कि जो हमारे दृश्य में 300 या 400 साल से पहले से हो रहा है ये मेला, 100 साल की जो हमारी एक। पहाड़ों में लगातार हो रहे पलायन के बीच ये मेला लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रहा है। 12 साल बाद आयोजित हो रहे इस आयोजन में दूर दूर से लोग अपने बच्चों के साथ गांव पहुंच रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी का लगाव अपने गांव और परंपराओं से बना रहे। उत्तराखंड में 3 ही मेले 12 साल बाद होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कुंभ मेला होता है, नंदा राजात होता है, नंदा राजात अब इसके बाद होने वाली है, और मौरी मेला है। मौरी मेला का जो महत्व है हमारे केवल ये सांस्कृतिक महत्व नहीं बल्कि एक जुड़ाव का महत्व भी है इसमें। अभी तक जितने घर यहाँ लोग निकल चुके थे, यहाँ से शहरों में पलायन करके यहाँ से निकल चुके थे जॉब के लिए, वो भी इस दौर में वापस आ गए हैं। ऐसे ऐसे घर हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं जो 12 साल में या 6 साल में पहली बार यहाँ आ रहे होंगे। जाहिर है उत्तराखंड का मौरी मेला देव परंपरा को जीवंत रखने की एक कोशिश है। मान्यता है कि इस मेले में पांडवों की दिव्य उपस्थिति होती है, जो मेले के दौरान गांव को एक साथ रहने और एकजुटता का आशीर्वाद देते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।